नमस्कार दोस्तों, टीम रुद्राज से मैं अंजलि मंत्रणा के इस एपिसोड में आज फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करके उनका हल निकाल पाते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे अंतर मन में चलती रहती हैं और उन समस्याओं के चलते हम बहुत परेशान रहते हैं और उनका हल नहीं निकाल पाते हैं। कैसे निकालें उन समस्याओं का हल? आइए आज के इस एपिसोड में हम कुछ एक ऐसी नई टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे जो समस्याएं आप किसी से नहीं कह पाते हैं, उन समस्याओं का हल भी हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए और उसकी टेक्निक पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं। तो आइए सब मिलकर पहले उनका स्वागत करते हैं। कमल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कमल जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें कि आप छोटा सा एक परिचय आपके मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे। जी जी जी, मेरा नाम है कमल कुमार और मैं पिछले 5 साल से लगभग इसमें NLP के थ्रू लोगों के लाइफ में चेंज ला रहा हूँ। और जो भी मेन प्रॉब्लम से आजकल की जो हम फेस करते हैं, मैं मेनली काम करता हूँ जिससे जो हम आज मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, नेगेटिव थॉट्स हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया। और अगर देखा जाए तो यही हमारी मेन प्रॉब्लम की जड़ है। दोस्तों, आपने देखा कि कमल जी एक अलग ही टेक्निक के ऊपर काम करते हैं जिसका नाम है NLP। कमल जी, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि NLP की पूरी फुल फॉर्म क्या है? NLP का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी। मतलब न्यूरो मतलब हमारे माइंड की, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज और उसको प्रोग्राम करना। अच्छा। तो जो भी हम देखते हैं, जो भी वो हमारे माइंड में प्रोग्राम होता रहता है सब कुछ। अब वो कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। पॉजिटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नेगेटिव होता है तो वो बार बार जब नेगेटिव ट्रिगर बनता है तो हमारी बॉडी में बार बार नेगेटिव इमोशन क्रिएट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो बार बार नेगेटिव केमिकल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई मान लीजिए 2 साल पहले कुछ बात हुई थी, किसी ने मुझे कुछ कहा था, तो उस टाइम पे जो मेरे कुछ नेगेटिव इमेज मेरे माइंड में आ गई है, तो वो मेरे माइंड में नेगेटिव है। तो जब तक वो मुझे बार बार जब वो चीज़ याद आती है तो वो मेरी पूरी बॉडी में वही नेगेटिव केमिकल रिएक्शन पैदा करती है जो उस समय पे मैंने महसूस किया था। और इससे क्या है, बार बार बॉडी में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और फिर अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी बीमारियों को अगर हम जिनको नाम लें कि जैसे कैंसर हो गया, या कोई एलर्जी हो गई, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, या शुगर हो गया, या बीपी हो गया, या थायराइड हो गया, ये सब इन सब का मेन रूट कोज कहाँ से अगर हमें देखते कहाँ से निकल जाते हैं तो हमारे स्ट्रेस से निकल जाता है। हमारे जो नेगेटिव इमेज हमारे माइंड में है वो बार बार इस तरीके से रिएक्शन करती है हमारी बॉडी में कि वो बाद में धीरे धीरे आगे जाके एक बीमारी क्रिएट करती है। तो उसका बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है। जी। जैसा कि आपने सुना कि इस टेक्निक का एक मेन जो काम है वो आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर देना है। कमल जी, क्या किसी के भी माइंड को रीप्रोग्राम कर देना इतना आसान होता है जितना हम सुन रहे हैं कि चलिए कंप्यूटर में तो हमने एक रीप्रोग्रामिंग कर दी, लेकिन क्या किसी व्यक्ति विशेष के माइंड को रीप्रोग्राम करना इतना ईजी होता है? जी नहीं, देखिए इतना ईजी भी नहीं होता और इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप कुछ जो पर्टिकुलर जो टेक्निक है जी, अगर उन टेक्निक को हम यूज करते हुए जो एक प्रॉपर जो वे है जो तो उस प्रॉपर वे को फॉलो करते हुए और एक्सपर्ट गाइडेंस में चलेंगे तो हम इजीली इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्या है ये प्रोसेस? मतलब रीप्रोग्रामिंग जैसे आप कह रहे हैं कि उसका एक प्रोसेस रहता है, तो किस तरीके से ये रीप्रोग्रामिंग जो है ये की जाती है? मान लीजिए मैं ही आपके पास आई हूँ और आप मुझे एक NLP सेशन देना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से, किस प्रोसेस से आप मेरे माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे? इसमें सबसे पहले देखिए मैडम क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इमेजेस रहती हैं। हमारे माइंड में जो भी स्टोरेज रहती है वो एक इमेज के रूप में या कुछ ऑडियोज के रूप में, फीलिंग के रूप में रहती है। तो हर एक चीज़ के हमारे माइंड के पास इमेज होती है। किसी को भी हम याद करेंगे ना, कुछ जिसको भी हम जानते हैं उसको हम याद करेंगे तो एक इमेज हमारे माइंड में निकल के आएगी उसकी कुछ ना कुछ। जिसकी इमेज हमारे माइंड में नहीं होगी उसको हम जानते भी नहीं है। जी। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं
दिन में, तो जिनको हम जानते नहीं, जिनकी इमेज हमारे माइंड में नहीं है, तो उनको हम पहचान भी नहीं सकते। तो हर एक कैसे हर एक घटना की कुछ ना कुछ इमेज हमारे माइंड में रहती है। तो सबसे पहले क्या है कि जो नेगेटिव इमेज हमारे माइंड में है, तो कुछ टेक्निक होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, हमारा एक टीवी टेक्निक है जी। तो टीवी टेक्निक के थ्रू सबसे पहले जो नेगेटिव इमेज है हम उनको हटाते हैं। तो टीवी टेक्निक का मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे करते हैं। कि टीवी टेक्निक मतलब यहाँ पे हम बैठे हैं और पहले पूरे अपने माइंड को और बॉडी को पूरा रिलैक्स किया, और पूरा रिलैक्स करने के बाद फिर हमने इमेजिन किया कि मैं एक बहुत अच्छे रूम में बैठा हुआ हूँ, और मैं मेरे सामने एक इमेजिन करूँ कि ग्लास वॉल है, ग्लास वॉल के दूसरी तरफ एक टेबल पे टीवी है, उसका रिमोट मेरे हाथ में है। और उसके बाद फिर कुछ प्रोसेस से फिर मैं अपने पास्ट में जाऊंगा, उन मेमोरी को याद करूंगा, अपनी थर्ड आई पे देखूंगा उन मेमोरी को, उन नेगेटिव इमेज को जो मुझे परेशान करते हैं, किसी भी इवेंट के रूप में हो सकती है वो, और उनको फिर मैं टीवी पे देखूंगा सामने। कि मैं अपने थर्ड आई से उनको मैंने निकाल के टीवी पे रख दिया, और वहाँ पे टीवी पे रखने के बाद में फिर टीवी को सबसे पहले उसकी वॉल्यूम कम करेंगे, उसके बाद उसको हम कलर जो उसका वो ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, और उसके बाद फिर उसको फ्रेम कर देंगे। इसका साइंटिफिक, उसके बाद हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जिस भी चीज को हम अपने से थोड़ा दूर कर देते हैं, माइंड के लिए जिस चीज को हम अपने से थोड़ा दूर कर देते हैं, और उसके जो इमेजेस हमारे माइंड में है, उसके जैसे हम फिगर चेंज करते हैं, कुछ उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, तो माइंड के पास जो नेगेटिव इमेज रहते हैं हमेशा कलरफुल में रहते हैं। और नेगेटिव जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में होगा तो आप उसको कभी भी माइंड उसके लिए इतना ज्यादा सोचता नहीं है। तो जैसे हमने उनको दूर कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, साउंड कम कर दी, तो वो जो मेमोरी हमारे से उसकी इंटेंसिटी, तो उसके माइंड में हमारी जो इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, और जैसे उसकी माइंड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो उसके रिगार्डिंग हमें थॉट आना कम होंगे। ये यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ कमल जी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप एक टीवी टेक्निक करते हैं, ठीक है, ये टीवी टेक्निक जो आप मतलब अपने उससे करवाते हैं, एक तरह का ये ऐसा नहीं हो गया कि आप एक हिप्नोटिज्म की स्टेज में उन्हें ले जाते हैं? हिप्नोटिसिस और इसमें कितना फर्क है? हिप्नोटिज्म में और इसमें तो काफी फर्क है। हिप्नोटिज्म में क्या है कि आपको बिल्कुल एकदम डीप में जाके, डीप रिलैक्सेशन में जाके, और उसमें आपको कमांड देते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इसमें कमांड कौन देता है? कमांड सामने जो आप देंगे, मतलब जो भी सेशन दे रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट है, वो आपको जो कमांड देते जाएंगे। लेकिन देखिए, कॉन्शियस रहते हुए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जा सकते हैं? हाँ, पहुंचते हैं। अगर आप बिल्कुल एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में चलेंगे तो आप कॉन्शियस रहते हो, अपने सबकॉन्शियस में पहुंचते हैं, ठीक है। और सबकॉन्शियस में पहुंचने का तरीका क्या है? बार बार जब हम उसको कॉन्शियस माइंड को हम कंफ्यूज करेंगे या किसी तरीके से या उसको रिलैक्स करेंगे, तो हम सबकॉन्शियस में पहुंच जाएंगे, इजीली पहुंच जाते हैं। और इसके बाद उसको जब हमने उसको अपनी जो मेमोरी है उसको डिटैच कर दिया, तो उसके बाद हम उसको वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हमने उसको डिटैच किया, उसको दूर किया, और फिर उसको रिप्रोग्राम किया। रिप्रोग्राम मतलब जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना। सर, आपको लगता नहीं है कि इंसान जो है ना, इंसान का मन और दिमाग, हाँ, ये मेमोरीज का खजाना होता है? बिल्कुल, ठीक है, 100%। और एक ह्यूमन नेचर क्या होती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो शायद हम इतना याद नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छी चीजों को शायद हम लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अभी कुछ बुरा हुआ है तो वो बार बार आके हमें हिट करता है ना? तो क्या जिस भी मेमोरी को आप डिटैच कराते हैं या क्लीन कराते हैं, वो मेमोरी एक ही बारी में फेड आउट हो जाती है, या आपको कितने सेशंस उसके लिए करने पड़ते हैं? देखिए, यही हमारे जो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि जो अच्छा हुआ है उसको तो हम भूल जाते हैं जी, और जो बुरी चीजें हमेशा याद रहती है। चीजें बिल्कुल क्या है कि हमारे माइंड में बिल्कुल एकदम ऊपर रखी रहती हैं, और जरा सा कुछ हुआ नहीं कि वो एकदम सामने एकदम ट्रिगर करती है। जी। तो लेकिन एनएलपी की सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस इवेंट में जाए बगैर, ठीक है, कि हम अपने माइंड से उनको हटा सकते हैं। अब इसमें सेशन डिपेंड करता है सामने वाले के जो माइंड पे उसने उसको कितनी लेयर में रखा हुआ है, कब से। तो ये भी होता है, कब से कितनी लेयर्स होती है हमारे माइंड में? इसकी लेयर बहुत सारी हो सकती है, कुछ पता नहीं कितनी हो सकती है। किसी भी माइंड में कितनी भी लेयर हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जितना पुराना हो, जितनी पुरानी मेमोरी है, वो उतनी डीप डाउन लेयर्स में होगी। उतनी डीप डाउन लेयर्स में मतलब क्या होता है कि ट्रिगर्स बन जाते हैं। ट्रिगर्स मतलब कि जैसे मान लिया मेरे साथ कुछ एकदम नेगेटिव इवेंट हुई, जैसे मान लिया मैं रोड पे हूँ बाहर, और बाहर रोड पे मेरे साथ कोई वो हो गया, जो आजकल एक्सीडेंट या हादसा, और रोड रेज
अच्छा, मतलब झगड़ा हो गया कुछ, झगड़ा हो गया, ओके। तो एकदम से मुझे गुस्सा आया बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो वहां पे शांत हो गए, सब चले गए। लेकिन उसके बाद फिर मैं घर पे आके या कहीं पे आके उस रोड रेज को याद कर रहा हूँ कि यार वो ऐसा ऐसा आज हुआ था, तो मेरे अंदर तुरंत वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर जी। और उसमें क्या होगा कि जैसे मैं वहां पे था या मैं कहीं पे जहाँ पे उसको याद कर रहा हूँ, तो मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, बाहर से देख रहा हूँ या मैं अंदर से देख रहा हूँ, तो वो चीज मेरे अंदर ट्रिगर बन जाती है। अब मान लिया मैं अपने दोस्त के पास गया और उस टाइम पे मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि यार आज वहाँ पे ऐसा हो गया, और वहाँ पे मैं एकदम से वो चीजें मेरे बॉडी के अंदर वही केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया क्योंकि मुझे गुस्सा है उसी तरीके से आए। तो उस टाइम पे मैं चाय पी रहा हूँ मान लिया, तो वो चाय भी मेरे से ट्रिगर बन जाए, कुछ और चीजें भी ट्रिगर हो सकती है, हो सकता है अंदर से। हाँ कमल जी, मैंने अक्सर देखा है, मे बी मैं यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकती हूँ, कि अगर कोई वुंड होता है, मान लीजिए कोई बैड मेमोरी है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में या माइंड में लेयर्स हैं, हाँ जी, है ना, तो वो इतनी डीप डाउन चली जाती हैं कि आप मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि किसी भी वैसी मिलती जुलती सिचुएशन में हम आए, तो ये यहाँ पर क्या ये श्योर होता है कि उस सिचुएशन में अगर हम पड़े, मान लीजिए झगड़ा है, रोड पे आप चल रहे हैं, झगड़ा ऐसा तो नहीं है कि एक ही बारी लाइफ में होगा, बार बार भी हो सकता है ना। हाँ। लेकिन अगर बार बार मान लीजिए किसी के साथ कोई झगड़ा होता है और जब आप उस सिचुएशन में फिर से आते हैं, तो क्या आपको वही मेमोरी फिर से ट्रिगर नहीं करेगी, फिर से वो भर नहीं जाएगी? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, भगवान है, याददाश्त है, और हमारी ये मेमोरी जब तक हमारी सांसें चलती हैं ये साथ ही चलती हैं, ऐसा माना जाता है, है ना। तो ये एक बहुत नई चीज है, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है इस बारे में कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम उस चीज को पूरा तरह से अपने दिमाग से हटा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हटाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कि हम उसको भूल जाएंगे, वो माइंड में रहेगी। लेकिन होता क्या है कि अभी हम किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वही रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जब हम ये एनएलपी को हम जब यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि वो माइंड के लिए उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब हम उसको याद करना कम कर याद रहेगी समवेयर कहीं, जहाँ 100 बार याद आती है तो हो सकता है 10 बार आए। हाँ, जैसे अभी ये समझो, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने और हमने पढ़ाई की है, ठीक है, तो अभी हम 7th के 8th के क्वेश्चन अगर मैथ के करने लगे तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में तो है लेकिन वो पता नहीं नीचे कहाँ पे है। लेकिन अगर जो टीचर है जो पढ़ाता है तो वो उनको डेली कराता है तो उसको उसके माइंड में वो बिल्कुल ऊपर है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं रिलेट करूँ ना, जैसे मान लीजिए हमारी बचपन की मेमोरीज हैं, चाहे अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन आज अगर हम इस स्टेज में हैं तो वो मेमोरीज हमें इतनी नहीं याद आएंगी। हाँ, लेकिन कभी हम अपने गाँव, अपने घर या उस सिचुएशन में लैंड करेंगे तो वो मेमोरीज हमें याद आएंगी, लेकिन वो भी शायद मोमेंट्री होता है कि याद आई और वो एकदम से फेड हो जाएगी, जाती नहीं है। फिर इसका मतलब वो सब रहती है। और इसमें एनएलपी में भी यही होता है कि जो आपकी जो नेगेटिव मेमोरी है उसको हटाकर उसके जगह आपकी बचपन की जो पॉजिटिव मेमोरी है उसको वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, ताकि जब आप उस चीज को याद करें तो आपको पॉजिटिव याद आए, ना कि नेगेटिव याद आए। दोस्तों, आपने देखा कि एनएलपी इतनी प्यारी एक टेक्निक है, अगर इसे सब अपनाएं और कमल जी के साथ अगर सेशंस करें तो मुझे ये लगता है कि जितने नेगेटिव आज की डेट में हम हैं, वी आर फुल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, है ना, और हमें डिप्रेशन इतनी जल्दी होता है, तो अगर इस टेक्निक से हम अपने दिमाग के कचरा ही कहेंगे हम इसको कमल जी, कि अगर इस कचरे को हम निकाल कर अगर एक तरफ भी रख देते हैं ना, और वो हमें फ्रीक्वेंटली याद ना आकर टाइम टू टाइम अगर याद आता है, तो हमारे जिंदगी में मतलब बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, हमारी हेल्थ सुधर जाएगी, हमारे काम करने की इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो बहुत ही प्यारी एक चीज़ है। कमल जी से हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं। कमल जी, ये बताइए, ये एनएलपी जो टर्म है ना, ये अभी लेटेस्ट ही कुछ आया है ट्रेंड में, है ना, ये एनएलपी टेक्निक आई कहाँ से है? ये मतलब इसका जन्मदाता कौन है? हम यही कहेंगे कि इसका जन्मदाता कौन है? ये जो एनएलपी की जो टेक्निक है, ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे रिचर्ड बैंडलर, और एक लैंग्वेजिस्ट जो थे, मतलब जो लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते थे, जॉन ग्रिंडर। तो उन्होंने 1970 के दशक में अमेरिका में इसकी बहुत सारे जो उस टाइम के जो थेरेपिस्ट थे, बड़े बड़े जो थेरेपिस्ट थे, हिप्नोटिस्ट थे, तो उनके जो बिहेवियर थे उनको स्टडी किया कि ये किस तरीके से लोगों के लाइफ में चेंज कर लाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इसको हम कैसे कॉन्शियसली कर सकते हैं।
एनएलपी की सबसे खास बात क्या है कि आप उसमें जो चेंजमेंट अपने माइंड में लेके आते हो, तो आप कॉन्शियसली लेके आते हो। तो इसको कॉन्शियसली कैसे लेके आते, तो वहां से वो इसको लेके आए, उन्होंने बनाया। इंडिया में ये कब से जानी पहचानी गई? इंडिया में ये मेनली तो मतलब 90 के दशक में इंडिया में इसके शुरू हो गया था, लोग इसको सिखाना और इसको यूज करना। लेकिन मेनली इसको जो ज़्यादा यूज किया, जो ज़्यादा इसको प्रमोट करना शुरू हुआ जैसे इसको, तो 2000 में, सन 2000 में इसको शुरू हुआ ज़्यादा। कमल जी, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि आप इससे पहले कौन सी ऐसी टेक्निक में थे, या एनएलपी की तरफ ही आपका रुझान क्यों गया? मतलब आपको क्यों लगा कि मुझे पर्सनली एनएलपी को अडॉप्ट करना चाहिए और इससे लोगों को हमें ट्रीट करना चाहिए? आपका रुझान इस टेक्निक की तरफ कब से और क्यों आया? मतलब वो कौन सा ऐसा एक पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि मुझे एनएलपी सीखना चाहिए और इससे लोगों को क्योर करना चाहिए? ये एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा तो इस फील्ड में आने का ऐसा कुछ कोई इरादा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 2018 में मुझे कैंसर हो गया था। और कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मतलब एक तो मेरा क्वेश्चन था कि यार, मतलब मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता कि मुझे मतलब कैंसर की प्रॉब्लम हो, कोई तो क्यों हुआ। एक रीजन था मन में कि पता करना चाहिए यार, मतलब हुआ क्यों। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आदमी थोड़ा डिप्रेशन में, नेगेटिविटी। तो जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं बहुत सारा मतलब एकदम डिप्रेशन और नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही थी, और वो एकदम पैनिक अटैक मुझे बहुत होने लगे थे। अच्छा। तो तब मुझे किसी ने बताया कि यार आप इसको एक बार ट्राई करके देखो। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार एक बार इसको ट्राई करके देखो। तो मैं चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। ये काफी खर्चा तो हो ही रहा था कि चलो ये भी कुछ खर्चा ये भी कर लेते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। तो इसको जब मैंने इसको ट्राई किया तो शुरू में तो मुझे लगा कि नहीं यार, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया मुझे एक्चुअली कि भी पता नहीं क्या किस तरीके से करते हैं। तो लेकिन मतलब कुछ दिन के बाद, 5, 7, 10 दिन के बाद ही, तो मेरे जो दोस्त थे या मेरे घर पे मेरी वाइफ या उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो चेंजमेंट हो रहे हैं पहले के और आपके बिहेवियर में। क्या चेंजेस? अच्छा, बिहेवियर में चेंज लगा? बिहेवियर में चेंज मतलब आप ज्यादा डिप्रेस रहते थे, थोड़ा मतलब किस तरह का चेंज आया, वो थोड़ा शेयर कीजिए। वो इससे पहले तो मतलब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा, पैनिक अटैक, मतलब एक पैनिक अटैक मतलब एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, तो एक्साइटमेंट हो जाती है एकदम से, मतलब एग्रेसिव, हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर मैं मतलब वही सब, वो बाहर तो सब वही चलता रहेगा, बाहर का तो इन्वायरमेंट आप नहीं बदल सकते। तो बाहर तो जो था वो चल ही रहा था, लेकिन मैं अंदर से शांत होना शुरू हो गया। अच्छा। और जब मैं अंदर से शांत होना शुरू हो गया तो मुझे बाहर की चीजें इतना इफेक्ट करना बंद कर दिया। तो फिर मैंने इसको बार बार ट्राई किया, बार बार अप्लाई किया अपने पे। तो जब मैंने इसको बार बार अप्लाई किया तो जो बाहर का जो इन्वायरमेंट था वो तो सब है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह चेंज हो गया। कोई इफेक्ट नहीं, मतलब किसी भी तरह कोई स्ट्रेस हो। और आपकी उस प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? उसमें क्या हुआ कि एक तो मुझे पता चला, जब मैंने इसके बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी और जो मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो इसके बारे में मुझे पता चला कि कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो भी एक्चुअली क्या है, उसका जो मेन रूट कोज था मेरी लाइफ में भी, आजकल बहुत सारे लोगों की लाइफ में उसका मेन रूट कोज क्या है, स्ट्रेस है, ना कि और चीज नहीं है, स्ट्रेस है। क्योंकि मैं उससे पहले काफी लंबे टाइम तक स्ट्रेस में था। तो उसी स्ट्रेस की वजह से अगर साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी को फिर जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी का इफेक्ट हमारी बॉडी पे, उसमें पूरा डिटेल में बताया कि कैसे कैसे ये जो थॉट्स होते हैं हमारी बॉडी में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। उसके बाद पता चला कि अच्छा ये मतलब कमल जी, आपने जैसे बोला कि आप कैंसर जैसी बीमारी से फाइट करके एनएलपी के थ्रू बाहर आए, अंदर एक पीस आपको मिला। आज आपने भी जैसे कहा कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोगों को काम की इतनी टेंशन्स है या ये है। जैसे मैं एक किसी विशेष व्यक्ति को जानती हूँ कि जिन्होंने शायद बचपन से इतना स्ट्रेस लिया, इतना स्ट्रेस, वही जो आप कह रहे हैं कि फीलिंग्स, थॉट, उनको वो दबाते और उन्हें एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। तो क्या एनएलपी और कौन कौन सी बीमारियों में हमारी हेल्प कर सकती है? जो भी अगर हम देखें ना, तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी तो ये बीमारी के लिए नहीं बनी है,
हमारी बॉडी तो बीमारी में रहना नहीं चाहती जी। तो बीमारी कहाँ से क्रिएट हो रही है, अगर आप देखें इसको डीपली, इसको बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, तो सारी बीमारी यहाँ से क्रिएट हो रही है हमारे माइंड से। माइंड बॉडी को दे रहा है कि ये अब ये बिहेवियर ले लो, ये बिहेवियर ले लो। पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो सब कुछ, बीपी हो, शुगर हो, ऑटोइम्यून हो, कैंसर हो, एलर्जी हो या थायराइड हो, कुछ भी मेनली जो प्रॉब्लम चल रही है, तो सब यहाँ से क्रिएट हो रही है। तो जब हम वहाँ जाओ, जो मेन रूट कोज है, अगर हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो जो ऊपर की जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बीमारी के रूप में अगर हम देखें तो हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। जी। तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को एनएलपी अगर आप ट्रीट कर चुके हैं और अगर आप अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं तो भी एनएलपी आपको बहुत हेल्प करता है। कमल जी का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी एक टेक्निक कमल जी अपने साथ लेकर बैठे हैं। तो हम दर्शकों आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप स्ट्रेस, एग्जाइटी या किसी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो एक बार कमल जी से ज़रूर बात कीजिए, एनएलपी का एक सेशन लीजिए और उनकी इस टेक्निक का आप खुद भी फ़ायदा उठाइए ताकि आपको आगे आने वाली चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है वो पता चल जाए। कमल जी, यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन भी मेरे माइंड में आता है कि आपने जैसे शुरू में कहा था कि जो हम एनएलपी से अपनी मेमोरीज को एक तरह से इरेज करने की कोशिश करते हैं या उनसे डिटैच हो जाते हैं। बचपन से कह लीजिए या अगर आप वर्किंग लोगों को देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, जब वर्किंग लोग एक फील्ड में आते हैं या काम करते हैं तो पहली बार ही उन्हें सक्सेस मिल जाएगी। कहते हैं ना कि 100 फेलियर्स होने के बाद जाके एक सक्सेस आपको मिलती है। तो आपने जैसे कहा कि हम फेलियर्स को अपने उससे इरेज कर देते हैं या इरेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फेलियर हमेशा एक बैड मेमोरी ही होता है, मतलब कोई अच्छी चीज नहीं होता। लेकिन अक्सर एक सेइंग कही जाती है, फेलियर इज अ की ऑफ सक्सेस। तो अगर आपने फेलियर्स ही सारे हमारे माइंड से हटा दिए तो कोई भी इंसान मोटिवेट कैसे होगा? क्या होता है, फेलियर जो है वो हमें कहाँ पे हमारे माइंड में हमेशा बैड मेमोरी के रूप में, कुछ बुरी यादों के रूप में रहता है। जो भी फेलियर हमारे लाइफ के होते हैं, तो उनसे अगर हम सीख रहे हैं कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सीख रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर वो फेलियर जो है हमारे माइंड में बार बार ट्रिगर हो रहे हैं और बार बार मुझे कि मैं पिछले साल में इसमें फेल हो गया था, ये लाइफ में मेरी में ये खराब हो गया, इस बार पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, अगर वो बार बार मेरे माइंड में कुछ ना कुछ ट्रिगर हो रहा है तो फिर वो ना हमारे माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा कि फिर मैं उसी पैटर्न में रहूंगा, उसी पैटर्न से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने जो फेलियर है उससे बाहर निकलने के लिए उनको हटाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर आप उनसे कुछ पॉजिटिव सीख रहे हैं तो पॉजिटिव आप थोड़ा बहुत सीखते हैं, लेकिन उससे नेगेटिव आप बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं, तो इसलिए वो हटाना बहुत जरूरी होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एनएलपी का एक पूरा सीधा संबंध आप कह रहे हैं कि है जी। और स्ट्रेस और एग्जाइटी से एनएलपी का क्या संबंध आप जोड़ेंगे? मतलब एनएलपी और स्ट्रेस और एग्जाइटी ये आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है? देखिए, स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस भी दो तरीके का है। एक तो गुड स्ट्रेस है। गुड स्ट्रेस मतलब भाई मुझे शाम को, मैं किसी ऑफिस में कुछ भी मेरा काम है, मुझे शाम तक ये काम करना है, नहीं हुआ यार, अभी तो इतना टाइम हो गया, अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, तो मुझे तो एक वो स्ट्रेस है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मेरी वर्क पावर बढ़ाता है, ठीक है। वो स्ट्रेस तो अच्छा है, अच्छा गुड स्ट्रेस है, वो उससे कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन परेशान प्रॉब्लम किससे होती है, अगर मान लिया मैं उस स्ट्रेस को बार बार मेरे माइंड में वो स्ट्रेस घूम रहा है कि मुझे यार ये, अगर मान लिया मुझे शाम तक काम करना है, शाम तक नहीं हुआ तो ये, तो उसके बाद जब हम ज़्यादा उसमें ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। दोस्तों, कमल जी से हम एनएलपी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बहुत सारी सरप्राइजिंग बातें पता लग रही हैं। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो ये है कि कमल जी ने खुद अपने आप को क्योर करके एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि अब हमें उन पे ट्रस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता और एनएलपी वर्क करता है। ये भी कमल जी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कमल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि एनएलपी जो है वो मेनली सिर्फ स्ट्रेस या एग्जाइटी पे ही वर्क करता है या और भी कोई डिजीज के लिए हम एनएलपी को यूज कर सकते हैं? जी, देखिए, मतलब एनएलपी का जो काम है ना, वो किसी पर्टिकुलर बीमारी पे नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर बीमारी, किसी बीमारी का नाम ले लीजिए, चाहे वो
एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या कोई और ऑटो इम्यून हो या एसिडिटी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो तो क्या है, लक्षण है। मेन रीजन कहाँ पे है उसका, हमारे माइंड में जो बहुत सारी कुछ नेगेटिव इमेज भरी पड़ी है, बहुत सारा जो हमारे माइंड में एक तरीके से कूड़ा कचरा जो भरा पड़ा है। तो मेनली क्या काम होता है कि उसको हटाएंगे पहले, और उसके बाद फिर हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, यानी कि हमें किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, कहाँ पे जाना है, किस तरीके से हमें अपने गोल सेट करने हैं, ठीक है, उनको हमें कैसे अपने अंदर इम्प्लांट करना है, ताकि हम अपने जो लाइफ में जो एक रिजल्ट जो हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको इजीली कर पाए। मतलब हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल को भी डिसिप्लिन करते हैं या चेंज करते हैं तो हमारे बॉडी में इम्प्रूवमेंट होती है और इन सब चीजों पे असर कम होता है। नहीं, वो तो है ही है, मतलब एनएलपी कहाँ पे काम करती है जी। तो मतलब क्या है कि हमारे जो भी जिस तरीके किसी भी तरीके से हमारे स्ट्रेस आ रहा हो या कोई उससे स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, या और बॉडी में कोई और प्रॉब्लम होगी, ऑटो इम्यून वगैरह कुछ होगी, तो उस पे तो काम कर, उस पे क्या है, वो तो सिर्फ एक लक्षण है, मेन जहाँ से वो आ रहा है तो वहाँ पे काम करते हैं। प्लस उसमें क्या है कि वो उसके साथ साथ में अगर हम इसमें दूसरा काम क्या है, अपने ग्रोथ को कैसे लेके जाओ, ग्रोथ को कैसे, उस ग्रोथ को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से इम्प्लांट कर ले, ताकि हमारा जो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा RAS फैक्टर, मतलब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, कुछ ब्रेन सेल्स होती है हमारे पास जी, तो हम उनको किस तरीके से प्रोग्राम कर ले ताकि हमें जो गोल अचीव करना है अगले 2 साल में, 5 साल में या कभी तक भी, तो उसको हम इजीली कर पाए। अगर हमने अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर लिया जी, तो कोई भी गोल हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। वो हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और बिल्कुल हमें किस गोल पर जाना है, कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए वो हमें पूरा गाइड करता है। कमल जी, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन वगैरह भी आप करवाते हैं? यस मैम। अच्छा, आप इसकी मतलब इसकी क्लासेस भी लेते हैं, पढ़ाते भी हैं इसके लिए? ओके। तो देखिए दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐसे पीसफुल टॉपिक पे बात की है जिससे अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बीमारियां तो NLP से हम सही कर ही सकते हैं, लेकिन कमल जी ने जैसे कहा कि अगर आपकी लाइफ के बड़े गोल्स हैं और आप अगले आने वाले कुछ समय में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो वहां भी NLP आपको बहुत हेल्प करता है। कमल जी जो है NLP की ट्रेनिंग भी देते हैं, NLP की एजुकेशन भी देते हैं। अगर आप उनसे सेशन लेना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं या खुद के लिए ही NLP में ट्रेन होना चाहते हैं तो कमल जी का नंबर लगातार हमारे साथ हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, उनके बाकी के डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप कभी भी कमल जी को कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की स्ट्रेस में हैं, किसी मेडिकल प्रॉब्लम में हैं या कोई मेंटल प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए भी आप कमल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमल जी बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे और आपको लाइफ में हेल्दी बनने में और वेल्दी बनने में, दोनों चीजों में ही आपकी कमल जी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। तो आज के एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं और कमल जी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच कमल जी, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।